प्रिय विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल के व्यक्तिवादी विचार जो हैं उनको हम पढ़ रहे हैं। इस पार्ट में व्यक्तिवाद के मौलिक सिद्धांत। तो व्यक्तिवाद के प्रमुख सिद्धांतों को हम निम्न प्रकार से पढ़ सकते हैं। नंबर 1, राज्य एक आवश्यक बुराई है। अराजकतावादियों की तरह ही व्यक्तिवादी भी राज्य की कटु निंदा तो करते हैं, किंतु वे अराजकतावादियों के सदृश उसको समूलतः नष्ट करने के पक्ष में नहीं हैं। व्यक्तिवादियों के अनुसार मानव स्वभाव में निहित स्वार्थ और संघर्ष की आधारभूत बुराइयों के कारण राज्य एक विकार होते हुए भी आवश्यक है। राज्य मानव की अपरिपक्वता का द्योतक है। फ्रीमैन के शब्दों में, किसी भी रूप में सरकार का अस्तित्व मनुष्य की अपूर्णता का प्रतीक है। आदर्श अवस्था वह है जिसमें सरकार बिल्कुल ना हो। आदर्शवादियों की तरह व्यक्तिवादी राज्य को एक चिरस्थायी या आदर्श संस्था के रूप में स्वीकार नहीं करते, वरन उनके अनुसार तो राज्य आवश्यक होते हुए भी एक दुर्गुण है। राज्य का अस्तित्व उसी भांति आवश्यक है जिस प्रकार युद्ध एक विकार होते हुए भी आवश्यक है, अथवा रोगग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति को औषधि का सेवन करना पड़ता है। दूसरा है, व्यक्तिवादी राज्य को उद्देश्य पूर्ति का साधन मात्र मानते हैं। व्यक्तिवादियों की ये निश्चित धारणा है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति राज्य के लिए। व्यक्तिवादी राज्य को एक साधन मात्र मानते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन राज्य का परिणाम नहीं, वरन राज्य की स्थापना मनुष्यों ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए की है। स्पेंसर के शब्दों में, राज्य एक संयुक्त सुरक्षा कंपनी है जिसका उद्देश्य पारस्परिक हित रक्षा एवं कल्याण है। तो व्यक्तिवादी राज्य के व्यक्तित्व या इच्छा सिद्धांत को मान्यता नहीं देते। वे राज्य को व्यक्तियों का समूह मात्र मानते हैं। उनके अनुसार व्यक्तियों के सुख में ही राज्य की उन्नति है। इसलिए व्यक्तिवादी राज्य को भी अन्य संस्थाओं की तरह मानव हित का साधन मात्र मानते हैं। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्रता देने के पक्ष में। व्यक्तिवाद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है और व्यक्तित्व के विकास हेतु यह नितांत आवश्यक है कि व्यक्ति को अधिकाधिक और लगभग पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। व्यक्तिवाद न केवल राजनीतिक वरन आर्थिक क्षेत्र में भी व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रतिपादन करता है। आर्थिक क्षेत्र में वह चाहता है कि राज्य को यथाभाव्यम नीति का पालन करना चाहिए और उसे उद्योग धंधों, व्यापार और व्यवसाय में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। राज्य के द्वारा स्वतंत्र प्रतियोगिता, समझौते की स्वतंत्रता तथा बाजार में मांग और पूर्ति के सिद्धांत को मान्यता प्रदान कर देनी चाहिए। नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी राज्य को केवल निषेधात्मक कार्य सौंपने के पक्ष में है। व्यक्तिवादी व्यक्ति को अधिकाधिक स्वतंत्रता प्रदान करने के इच्छुक हैं और उनका विचार है कि राज्य के हस्तक्षेप से स्वतंत्रता की रक्षा या वृद्धि नहीं होती, वरन उसका लोप हो जाता है। उनके अनुसार राज्य का कार्यक्षेत्र सकारात्मक की अपेक्षा नकारात्मक ही होना चाहिए। व्यक्तिवादी सुख प्राप्ति को एक व्यक्तिगत वस्तु मानते हैं जिसकी प्राप्ति मनुष्य केवल व्यक्तिगत रूप में ही कर सकता है। व्यक्तिवादियों के अनुसार इतिहास इस सत्य को प्रमाणित करता है कि राज्य के सकारात्मक कार्यों से कभी भी मानव कल्याण संभव नहीं हो सकता और न ही उससे कभी मानव की कोई तुष्टि हुई है। इस प्रकार व्यक्तिवाद का आदर्श एक पुलिस राज्य है, जन कल्याणकारी राज्य नहीं। अब व्यक्तिवाद का समर्थन जो है करने से पहले आप देखेंगे कुछ बातें आती हैं। इसका दूसरा नाम लासा फेयर भी है, जिसे हम लेज़ी फेयर भी कहते हैं, जिसका अर्थ है उसे अकेला रहने दो। और वो व्यक्तिवादी विचारक चाहते हैं कि राज्य व्यक्ति को अकेला रहने का अधिकतम अवसर दे, क्योंकि यदि मानव स्वभाव श्रेष्ठ होगा तो राज्य की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन मानव स्वभाव और जीवन में विद्यमान स्वार्थ और संघर्ष की प्रवृत्ति पर अंकुश रखने के लिए राज्य की आवश्यकता है। यद्यपि राज्य एक बुरी संस्था है, किंतु मानव जीवन की कुप्रवृत्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए उसे होना चाहिए। अब व्यक्तिवाद का समर्थन जो है उस पर पहला दृष्टिकोण आता है नैतिक तर्क। इस तर्क का प्रतिपादन करने वाले में मिल का नाम उल्लेखनीय है। इसके अनुसार मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य अपने चरित्र तथा शक्तियों का उच्चतम और संतुलित विकास करना है और इसके लिए आत्मविश्वास, आरंभक और साहस की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्ति स्वतंत्रता के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकता है।
आत्मनिर्भरता और आरंभक के इन गुणों के विकास के लिए राज्य को मानव जीवन में कम से कम हस्तक्षेप करना अपेक्षित है। नैतिक विकास व्यक्ति के जीवन का आंतरिक पहलू है और व्यक्ति के जीवन की विभिन्न आंतरिक प्रेरणाओं का विकास तभी संभव है जब राज्य उसे निर्बाध स्वतंत्रता और प्रतियोगिता का अधिकार प्रदान करता है। मिल के शब्दों में अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने से मनुष्य का चरित्र समुन्नत होता है और मानवता की प्रगति होती है। राज्य द्वारा किया गया कार्य व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को समाप्त कर देता है, उनके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाता है और चरित्र को कुंठित करता है। अब दूसरी बात आती है आर्थिक तर्क। आर्थिक तर्क का प्रतिपादन प्रमुख रूप से क्विंस ने, एडम स्मिथ, माल्थस, रिकार्डो और फर्ग्यूसन आदि अर्थशास्त्रियों द्वारा किया जाता है। ये कहा गया है कि स्वतंत्र प्रतियोगिता और निजी साहस ओपन कंपटीशन एंड फ्री एंटरप्राइज उत्पादन में वृद्धि करते हैं, कार्यकुशलता बढ़ाते हैं और अधिकतम आर्थिक कल्याण का विकास करते हैं। इसलिए आर्थिक क्षेत्र में राज्यों को हस्तक्षेप की नीति का अनुसरण करना चाहिए। अनियंत्रित प्रतियोगिता उत्पादकों को कम से कम मूल्य पर वस्तुओं का उत्पादन करने योग्य, उपभोक्ताओं को कम से कम भाव पर वस्तुएं खरीदने योग्य और श्रमिकों को अधिकतम पारिश्रमिक कमाने योग्य बनाती हैं। एडम स्मिथ आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति का महानतम समर्थक था। उसका विचार था कि यदि व्यापार और उद्योग को निजी हाथों में छोड़ दिया जाए तो इससे अधिकतम विकास हो सकता है। स्वतंत्र प्रतियोगिता में मूल्य अपने आप सर्वोत्तम रीति से निर्धारित हो जाते हैं, इसलिए वेतन, किराया, ब्याज और कीमतों को अनियंत्रित रहने देना चाहिए, जिससे वे परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढाल सकें। विदेशी व्यापार पर भी नियंत्रण नहीं होना चाहिए और राज्य का आर्थिक क्षेत्र में केवल इतना कार्य होना चाहिए कि वे छल और विश्वासघात से लोगों की रक्षा कर सके। नेक्स्ट है प्राणी वैज्ञानिक तर्क। इस तर्क के प्रमुख प्रतिपादक हैं हर्बर्ट स्पेंसर। स्पेंसर के अनुसार प्रकृति के अंतर्गत अनवरत रूप में जीवन, संघर्ष और योग्यतम की विजय की प्रक्रिया जारी है और यह प्रक्रिया ऊपर से देखने पर निर्दयी प्रतीत होने पर भी संपूर्ण मानव सृष्टि के हित में है। योग्यतम की विजय के सिद्धांत को मानव समाज पर लागू करते हुए वे कहते हैं कि विकास और प्रगति का स्वाभाविक मार्ग यह है कि दीन, दुर्बल, अयोग्य एवं अशक्त व्यक्तियों के जीवन का अंत होता जाए ताकि उनके जीवन पर किए जाने वाले साधनों का उपयोग समर्थ और योग्य व्यक्तियों द्वारा किया जा सके, जिससे संपूर्ण मानव जाति को लाभ पहुंचे। यद्यपि ऊपर से देखने पर यह अत्यंत अन्यायपूर्ण प्रतीत होता है कि विधवाओं और अनाथों को जीवन और मृत्यु के संघर्ष के लिए अकेला छोड़ दिया जाए, परंतु संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का विचार रखते हुए भी यह अत्यंत लाभप्रद है। यदि हमें एक योग्य, सदृढ़ और सशक्त संतति का विकास करना है तो हमें मनुष्यों को उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि शक्तिशाली व्यक्तियों की उन्नति और अयोग्य व्यक्तियों की समाप्ति हो सके। समनर भी प्राणी वैज्ञानिक तर्क का समर्थक है और उसका कहना है कि हमारे सामने दो विकल्प हैं। प्रथम, स्वतंत्रता, असमता और योग्यतम का जीवित रहना तथा दूसरा, अस्वतंत्रता, समता और अयोग्य व्यक्तियों का जीवित रहना। प्रथम विकल्प से समाज आगे बढ़ता है और यह सभी श्रेष्ठ सदस्यों के पक्ष में है। दूसरा विकल्प समाज को गिराता है और केवल सबसे बुरे व्यक्तियों के पक्ष में है। नेक्स्ट है राज्य की अयोग्यता का तर्क। व्यक्तिवादियों का तर्क है कि राज्य आर्थिक, सामाजिक आदि कार्यों को करने की ना तो योग्यता रखता है और न ही सामर्थ्य। राज्य कार्यों की सफलता राज्य कर्मचारियों पर निर्भर करती है और इन कर्मचारियों का राजकीय कार्यों में कोई निजी हित न होने के कारण वे उनकी सफलता में कोई विशेष रुचि नहीं लेते। एक और सरकारी उद्योगों व व्यवसायों का प्रबंध निजी उद्योगों के प्रबंध की अपेक्षा महंगा पड़ता है। दूसरी ओर सरकारी दायित्व भी निश्चित नहीं होता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य किसी का कार्य नहीं होता। एवरीबॉडी बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस और नौकरशाही की सभी बुराइयां आर्थिक क्षेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं, राज्य को प्रत्येक अतिरिक्त कार्य सौंपने का अर्थ अतिशय भार से लदी हुई संस्था पर नया बोझ डालना है और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत से कार्य अनुचित ढंग से किए जाते हैं और बहुत से कार्य इसलिए नहीं हो पाते हैं कि सरकार देर किए बिना उन्हें कर ही नहीं सकती। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक तर्क। मनोवैज्ञानिक आधार पर कहा जा सकता है कि संपत्ति का स्वामी होना मानव स्वभाव की एक आधारभूत प्रवृत्ति है और इसके आधार पर व्यक्ति अधिक से अधिक उत्पादन करने और लाभ पाने का प्रयत्न करते हैं। वास्तव में मनुष्यों में प्रतिस्पर्धा समता के लिए नहीं अपितु एक दूसरे से आगे बढ़ने के लिए होती है और आधुनिक सभ्यता का विकास इस प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही हुआ है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपनी नीति द्वारा असमान क्षमता और परिश्रम वाले व्यक्तियों में धन का समान वितरण कर देगी
तो मनुष्यों में अधिक उत्पादन और लाभ की प्रेरक शक्ति समाप्त हो जाएगी, जिससे समुदाय की आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में स्वाभाविक नेताओं से वंचित रहना पड़ेगा। परिश्रमी, मितव्ययी, सूझवान और आविष्कारक मनुष्य व्यक्तिवादी समाज का ही परिणाम हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनुभव का तर्क। इतिहास मानव अनुभवों की कहानी और इतिहास इस बात का साक्षी है कि आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में राज्य का हस्तक्षेप सदैव ही मूर्खतापूर्ण रहा है। जब कभी राज्य ने वस्तुओं के मूल्य, मजदूरी की दर और आयात निर्यात पर रोक की चेष्टा की है तो यह सफल रहा है। नेपोलियन के पतन का कारण फ्रांस व अन्य यूरोपियन देशों में ब्रिटिश माल के बहिष्कार का प्रयत्न था। भारत में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की आर्थिक नीति में असफल रही हैं। अब व्यक्तिवाद की आलोचना। राज्य एक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों की यह धारणा गलत है कि राज्य एक बुराई है। राज्य एक बुराई न होकर एक निश्चित सकारात्मक अच्छाई है। राज्य का विकास शक्ति तथा पापों के कारण नहीं, वरन मानव स्वभाव और जीवन की मूल आवश्यकताओं के कारण हुआ है। यदि राज्य एक बुराई होता तो वह कभी का समाप्त हो जाता। इसके विपरीत राज्य के संबंध में अरस्तु के कथन ही सत्य है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया है और सदजीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। बर्क कहते हैं राज्य संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है और सारी कला में साझेदारी है एवं सारे गुण और सारी पूर्णता में साझेदारी है। गार्नर कहते हैं इतिहास में ये बात निर्वाध रूप से प्रमाणित होती है कि अतीत काल में सभ्यता की प्रगति अधिकांशतः राज्य द्वारा बुद्धिमत्तापूर्ण निर्देशित कार्यों के आधार पर हुई है। यह सत्य है कि कभी कभी राज्य के उद्देश्यों का सार्वजनिक हित के विरुद्ध उपयोग किया गया है, परंतु उसे मतलब राज्य की बुराई बताकर उसकी निंदा करना वैसे ही मूर्खतापूर्ण है जितना रेल पथ की निंदा करना, क्योंकि उनके कारण कभी कभी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। नेक्स्ट है राज्य कार्य और मानव स्वतंत्रता परस्पर विरोधी नहीं है। व्यक्तिवादियों का स्वतंत्रता संबंधी नकारात्मक दृष्टिकोण नितांत भ्रमपूर्ण है। नियंत्रण के अभाव की स्थिति की स्वतंत्रता नहीं वरन स्वच्छंदता भी कहा जा सकता है। व्यवहारिक जीवन में स्वतंत्रता सीमित रूप से संभव हो सकती है, और जैसा कि लॉस्की का मत है, स्वतंत्रता की उत्पत्ति तथा उसकी सुरक्षा की समस्या अधिकतर उसे नियंत्रित करने की ही समस्या है। वास्तव में सभी नियंत्रण दृढ़ नहीं होते और स्वतंत्रता को उपयोग कर योग्य बनाने के लिए नितांत आवश्यक हैं। राजकीय हस्तक्षेप तो स्वयं रोगी के हित में कड़वी दवा है। रिची कहते हैं व्यक्तिवादी स्वतंत्रता तथा राजकीय हस्तक्षेप वो एक रोकड़ बही के देना पावना दो विरोधी पक्ष मान बैठे हैं, जिसके कारण एक पक्ष की वृद्धि उन्हें आवश्यक रूप से दूसरे पक्ष की कमी अनुभव होती है। वास्तव में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। राज्य के कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित नहीं करते वरन उनकी रक्षा करते हैं और उसमें वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट है मानवीय कार्यों का आत्मविषयक और परविषयक में विभाजन अव्यवहारिक और अनुचित। मिल द्वारा मानवीय कार्यों को आत्मविषयक तथा परविषयक नामक दो वर्गों में बांटना नितांत भ्रांतिपूर्ण है। वास्तव में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए भी अपना जीवन व्यतीत करता है, और व्यक्ति का कोई ऐसा कार्य नहीं है जिससे समाज पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति में प्रभाव न पड़ता हो। व्यक्ति के विचार भी पूर्णतः आत्मविषयक नहीं होते हैं और इसलिए मिल का विभाजन नितांत अस्वीकार्य है। नेक्स्ट है समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण। व्यक्तिवाद का एक बहुत बड़ा दोष समाज के संबंध में उसकी धारणा है। व्यक्तिवादी समाज को ऐसे व्यक्तियों का समूह मानते हैं जो प्रकृति से स्वतंत्र, स्वयं में परिपूर्ण और सभी गुणों, शक्तियों तथा अधिकारों से संपन्न होते हैं, किंतु समाजशास्त्र, इतिहास और अनुभव के आधार पर इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के बिना उसका अस्तित्व ही संभव नहीं है। नेक्स्ट है मानव सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं होता। व्यक्ति न केवल आर्थिक उपभोक्ता के रूप में अपने हितों का स्वयं योग्य निर्धारण नहीं हो सकता है, वरन अपने व्यक्तिगत व्यवहार के मामलों में भी, विशेषकर स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिक कल्याण के मामलों में भी उसका विश्वास नहीं किया जा सकता था। सत्य तो यह है कि व्यक्ति की बौद्धिक, नैतिक अथवा भौतिक आवश्यकताओं का भी उसकी अपेक्षा समाज ही श्रेष्ठ निर्णायक हो सकता है। नेक्स्ट है समाज संबंधी दृष्टिकोण त्रुटिपूर्ण है। व्यक्ति के जीवन गौरव को प्रतिष्ठित करते हुए समाज की जो नितांत उपेक्षा कर दी गई है, ये भूल है, क्योंकि समाज का अपना एक लक्ष्य है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा लक्ष्य से अधिक व्यापक और विस्तृत है। नेक्स्ट है प्राणी वैज्ञानिक तर्क असंगत और अमानवीय हैं। यदि योग्यता की प्रमुख परीक्षा अति जीविता के तत्व में निहित है, तब तो सेंध लगाकर चोरी करने वाला समृद्ध व्यक्ति प्रशंसा का पात्र बन जाता है और भूल से मरने वाला शिल्पकार घृणा का। ये लिकॉक कहते हैं।
योग्यतम का सापेक्षिक अर्थ क्या है? आज जो भी वस्तु योग्य उपयुक्त है वह कल सर्वथा अयोग्य एवं अनुपयुक्त भी हो सकती है। नेक्स्ट है, राज्य की अयोग्यता का तर्क असत्य है। व्यक्तिवादियों को इस बात को नहीं स्वीकार किया जा सकता कि राज्य भूतकाल से ही असफल रहा है। हक्सले कहते हैं, राज्य एक शीशे के मकान में रहता है और इसलिए हम उसके समस्त प्रयासों एवं पूर्ण तथा अपूर्ण असफलता को भली भांति देख सकते हैं कि तो व्यक्तिगत उद्योग अपारदर्शी ईंटों के मकान में उतर रहता है, जिसके कारण जनमानस कभी कभी उसके कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर पाता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद केवल उत्पादन का सिद्धांत है। तो व्यक्तिवाद ने केवल उत्पादन संबंधी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित किया है। वितरण संबंधी समस्याएं जो मानव कल्याण की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण, उनका ध्यान आकर्षित नहीं कर सकी हैं। इसीलिए इंग्लैंड में उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन धनी और अधिक धनी और निर्धन और अधिक निर्धन हो गए। नेक्स्ट है, व्यक्तिवाद की आर्थिक मान्यताएं दोषपूर्ण हैं। उनका तर्क है कि व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में राज्य के द्वारा यथाभावी नीति का अनुसरण करना चाहिए और अपने नागरिकों को अनुबंध की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। लेकिन समान शक्ति के बीच तो अनुबंध की स्वतंत्रता न्यायपूर्ण है, लेकिन पूंजीपति और मजदूरों में कौन सा अनुबंध होगा? नेक्स्ट है, व्यक्तिवादी अर्थव्यवस्था वर्तमान युग में अव्यवहारिक है। तो व्यक्तिवादी 18वीं सदी में चाहे कुछ भी कहें, लेकिन वर्तमान में वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा उत्पादन और वितरण के सिद्धांतों में परिवर्तन हो चुका है और ये अव्यवहारिक है कि व्यक्ति को आर्थिक दौड़ में उसके पैरों पर की शक्ति पर ही छोड़ दिया जाए। नेक्स्ट है, स्वतंत्र व्यावसायिक प्रतियोगिता का परिणाम साम्राज्यवाद है। इसकी आलोचना है कि उसके द्वारा प्रतिपादित व्यावसायिक प्रतियोगिता में एकाधिकार की स्थिति का उदय होता है और उत्पादन व उपभोग में संतुलन नहीं स्थापित हो पाएगा। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त उत्पादन के लिए बाजार प्राप्त करने हेतु देश से बाहर नए व्यापारिक केंद्रों की खोज होगी, जिसका परिणाम साम्राज्यवाद होगा। नेक्स्ट है, ऐतिहासिक दृष्टि से व्यक्तिवाद के परिणाम भयंकर रहे हैं। गोल्डस्मिथ कहते हैं कि संपत्ति के एकीकरण से मानवता का पतन होता है। आर्थिक स्वतंत्रता से दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। व्यवहार में व्यक्तिवादी विचारधारा को अपनाने के परिणाम अच्छे नहीं हुए हैं। इससे समृद्धि तो आती, लेकिन निर्धन और अमीर हो जाता है। तो अगर हम निष्कर्ष देखें तो हम पाएंगे कि इसमें कुछ आलोचनाएं हैं, लेकिन इस सिद्धांत में सत्य का अंश है। वह व्यक्ति की मूलभूत गरिमा और स्वतंत्रता पर बल देता है, व्यक्ति की आत्मनिर्भरता पर बल देते हैं और व्यक्तिवाद में अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करते हैं। तो ये व्यक्तिवाद का सिद्धांत है और इसकी ये आलोचना है। धन्यवाद।